अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दुआ है आप लोग खैरियत से हों। 2015 में मुझे कुछ ऑफिशियल काम की गर्ज से सऊदीया जाना हुआ था। वहां मैं मक्का में जिस होटल में ठहरा था उससे मुताल्लिक एक वाक़ये का इल्म हुआ जो मेरे अपने भाई के साथ ही पेश आया था, तो आज उसका तज़किरा करूंगा। वाक़या सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वाक़यात आप तक पहुंचते रहें, और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं वाक़ये की तरफ। मक्का में 1-2 मीटिंग्स ही अटेंड करनी थी, तो 3 दिन में ही सारा काम मुकम्मल कर लिया था। कैसे हो सकता था कि भाई से मुलाकात का मौका रहने दिया जाए। तो उम्रा अदा करने के बाद उससे मिलने के लिए रवाना हो गया था। रात के खाने पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होते होते जब मैंने उससे उस होटल का तज़किरा किया जिधर मैं मक्का में ठहरा हुआ था, तो वो तजस्सुस से पूछने लगा कि वहां तुम्हारे साथ सारे मामलात तो ठीक रहे। थोड़ा डार्क होटल था लेकिन सब ठीक रहा। असल में मैं ज्यादा वक्त होटल में रुक भी नहीं सका था। एक रात मस्जिद में इबादत करते गुजर गई, एक रात दोस्त के घर रुका। लेकिन आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? तुमको मालूम है, अभी 2 महीने पहले जो हम लोग उम्रा करने मक्का गए थे तो उस ही होटल में रुके हुए थे, और उस होटल में कुछ मामलात हैं जो 2 दिन में ही मुझ पर जाहिर हो गए थे। जब हम लोग उम्रा करने गए थे तो उस वक्त उमूमन सारे होटल हमको बुक्ड मिल रहे थे। सिर्फ एक यही होटल था जिसमें हमें रूम्स मिल गए थे, और इसकी लोकेशन भी मस्जिद से बहुत करीब थी। मैंने बराबर 2 रूम्स ले लिए थे। एक में दोनों बेटियां अस्मा और इरम, और दूसरे में मैं और तुम्हारी भाभी रुके हुए थे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से मैं इन तीनों को होटल ले आया, और बेटियां तो उसी वक्त अपने कमरे में जाकर सो गईं, और तुम्हारी भाभी भी थकी हुई थी। मैं भी आराम की गर्ज से लेट गया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो ख्याल आया कि ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं, वापस मस्जिद जाकर मामू के नाम का उम्रा अदा कर देता हूं। असल में हमारे छोटे मामू की उसी साल वफात हुई थी। मैं मस्जिद चला गया और करीबन 2 घंटे बाद मेरी वापसी हुई। उस वक्त रात के 2 बजे होंगे। मैं लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में आया तो बड़ी बेटी ने मुझे आवाज दी। मैंने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा और वहां मुझे वो नजर नहीं आई। मैं वापस पलटा कि जिस तरफ से आवाज आई थी रूम्स तो उस तरफ है नहीं। खैर, जाकर देखा कोई मौजूद नहीं था। साथ ही में स्टेयर्स थी, उधर चेक किया, वहां भी मुझे कोई नजर नहीं आया। अब मुझे लगा नींद की वजह से वहम हो रहा है, और मैं वापस रूम्स की तरफ जाने लगा। कॉरिडोर में बस सीधे जाकर राइट टर्न करना था और तीसरा और चौथा रूम हमारे थे। नींद मुझे उस वक्त बहुत आ रही थी और जहन भी उलझा हुआ था। मैं सीधा चलते चलते बस राइट टर्न करने ही वाला था कि कॉरिडोर के एंड में बाएं तरफ से छोटी बेटी झांकती हुई नजर आई, तो मैं रुक गया। मैं जैसे ही उसको देख के रुका, मुझे उसने आवाज दी कि बाबा, मैं इनके साथ जा रही हूं। मैं रुककर उसको देखने लगा और मैंने आवाज दी कि बेटा, किसके साथ जा रही हो? आवाज देते हुए मैं उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ा और वो दीवार के पीछे हो गई। मैं उसी वक्त भागता हुआ उस तरफ पहुंचा तो वहां बाएं तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं था। वहां दीवार थी और उस पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। ये कोई 1-2 सेकंड्स की बात नहीं थी कि मैं दोबारा वहम समझकर टाल देता। वो बाकायदा मुझे उधर से झांक रही थी, मुझसे बात कर रही थी, और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वहां उसकी मौजूदगी तो दूर की बात, उधर तो कोई रास्ता भी नहीं था कि वो कहीं चली जाती। मैं सर पकड़कर खड़ा हो गया, खुद को शीशे में देखता रहा, और उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे एंड से जिधर से मुझे पहले आवाज आई थी वहां से दोबारा बड़ी वाली की हंसने की आवाज आई। बाबा बाबा बाबा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और भागता हुआ उस तरफ गया, और वहां भी कोई नहीं था। अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और एहसास होने लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है।
मैं उल्टे कदमों रूम्स की तरफ भागा। मुझे फिर से दोनों के हंसने की आवाज पीछे से आई। बाबा बाबा। लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और सीधा बेटियों के रूम में चला गया। मेरे पास भी एक एक्सेस कार्ड था। रूम खोला तो दोनों अंदर मौजूद नहीं थी। वॉशरूम, बैल्कनी सब चेक किया, लेकिन दोनों ही रूम में नहीं थी। अब मेरी हालत बिल्कुल गैर होने लगी थी। दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। उधर से घबराता हुआ फौरन अपनी बेगम को देखने के लिए रूम में पहुंचा तो बेटियां और बेगम तीनों बेड पर सहमी हुई बैठी थी। मुझे देखकर रोने लग गई। कहने लगी, आपको इतनी कॉल्स कर रहे हैं लेकिन आपका मोबाइल ऑफ जा रहा है। मैंने मोबाइल चेक किया, कॉल तो कोई नहीं आई थी, हाँ, लेकिन नेटवर्क नहीं था, जबकि उन तीनों के मोबाइल में उस वक्त नेटवर्क आ रहा था। मैंने पूछा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम तीनों? तो तुम्हारी भाभी ने बताया कि ये दोनों कह रही हैं कि इनके रूम में दो लड़कियां बैल्कनी से रूम में आ गई थी। इन दोनों को देखकर हंसने लगी। अस्मा ने बात आगे बढ़ाई। बाबा, मैं उन दोनों को देखकर डर गई थी। मैंने इरम को जगा दिया, लेकिन वो दोनों लड़कियां वहीं खड़ी हंसती रहीं और इरम ने उठकर चीखना शुरू कर दिया और हम दोनों भागकर रूम से बाहर आ गए। ये बताकर वो फिर से रोने लगी। अब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको मेरे साथ जो हुआ था वो भी बताता। मैंने तीनों को समझाया कि अपना सामान पैक कर लो, हम यहां से निकलते हैं। वो दोनों तो इतनी खौफजदा थीं कि रूम से बाहर नहीं जा रही थीं। बहुत समझा बुझा कर मैं उन लोगों को रूम से बाहर लाया और कॉरिडोर से होता हुआ लिफ्ट तक आते आते मैं खुद भी खौफजदा हो रहा था। बार बार कॉरिडोर के उस एंड की तरफ देख रहा था जिधर से इरम की शक्ल की एक लड़की को मैंने गायब होते देखा था। होटल के बाहर हम खैरियत से आ गए। मैंने रिसेप्शन पर जाकर बात करना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि कहीं वो लोग मेरा मजाक न बनाए। लेकिन ये सिर्फ अगर दोनों बेटियों की बताई हुई बात होती तो मैं भी शायद वहम ही समझता। लेकिन तकरीबन उसी वक्त मैं खुद भी उन लड़कियों को अपनी बेटी की शक्ल में देख चुका था, तो उसको कैसे वहम समझता। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ उधर कोई हादसा नहीं हुआ। शुक्र अदा करो, लेकिन यकीन जानो ये मेरे ऊपर उस दिन जो बीती और रात भर जो हमने गाड़ी में गुजारी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम एक बात का ख्याल रखना कि इन लोगों के सामने इस बात का तस्करा मत करना, क्योंकि कॉरिडोर वाली बात तो मैंने इन लोगों को बताई ही नहीं आज तक, और फिर इस बात को डिस्कस किया जाएगा तो बच्चे फिर से डर जाएंगे। अच्छा ही है इस बात को वो दोनों भूल जाएं। भाई जब तक बताते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा। सोचता रहा कि मैं एक ऐसी जगह रुका हुआ था जहां शरीर जिन्नात का बसेरा है। यह भी हो सकता है कि उस रात किसी शरीर मखलूक का वहां होटल से गुजर हुआ हो, या वो जिन्नात के बच्चे हों जो बस उन लोगों के साथ शरारत कर रहे हों, क्योंकि नुकसान तो उन लोगों ने किसी को नहीं पहुंचाया, बस थोड़ी शरारत करके तीनों को डरा दिया था। आज इस वाक़े को काफी साल गुजर चुके हैं, बच्चियां भी बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए आज शेयर कर रहा हूं इस उम्मीद से कि अब अगर तुम दोनों ये वाक़या सुन भी रही हो तो तुम दोनों के जहन में वो रात ताज़ा तो हो जाएगी, लेकिन उतना खौफ महसूस नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग चाहें तो अपने वाक़यात भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या था। उम्मीद है कि वाक़या आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। फिर किसी नए और सच्चे वाक़ये के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।